नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दी हुई है और हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है ये त्रिभुज कौन सा है। तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। हमें त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई पता है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ हीरोज फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हीरोज फार्मूला से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है ये त्रिभुज कौन सा है। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा की हमें लंबाई क्या दिया हुआ है। हमें लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 3, 4, 5 आपस में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये आपस में क्या है, ट्रिपलेट है। अब देखिए तीनों भुजा जो है लंबाई हमें दिया हुआ है ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण होता है। और जो दो छोटा नंबर होता है, एक लंब होता है तो एक क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए हमें यहाँ लंब और आधार पता चल गया। यानी लंब अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो आधार क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। या लंब अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो आधार क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने लंब होता है। तो देखिए हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने 3 गुने 4। यानी अगर हम 3 को आधार मान रहे हैं तो 4 हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो देखिए हम यहाँ से 2 से अगर 4 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को और किसी पुल को या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया कि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। यानी तेज रेलगाड़ी जो है सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करिए तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए हमें व्यक्ति को पार करने का समय दिया है। अगर हमें रिलेटिव स्पीड पता चल जाए तो हम यहाँ से दूरी निकालेंगे तो वो दूरी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तेज रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। हमें जो है दोनों रेलगाड़ी का हमें स्पीड दिया है। तेज रेलगाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया, 90 किलोमीटर पर घंटा और सुस्त रेलगाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया, 80 किलोमीटर पर घंटा। और तेज रेलगाड़ी जो है सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करिए। तो देखिए रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा उसमें बैठे व्यक्ति का भी वही स्पीड होगा। यानी व्यक्ति का भी स्पीड क्या हो जाएगा, जो सुस्त रेलगाड़ी का स्पीड होगा वही हमारा व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा। यानी व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम यहाँ अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 90 किलोमीटर पर घंटा में से अगर हम 80 किलोमीटर पर घंटा माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया है, हमें समय दिया हुआ है व्यक्ति को पार करने का 36 सेकंड। अब देखिए हमें समय जो है सेकंड में दिया हुआ है और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो हमें दूरी निकालने के लिए या तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 5/18 से गुना करेंगे। हम इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 36 सेकंड। हमें टाइम क्या दिया है, 36 सेकंड। अब देखिए
हमें रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में पता चल गया और हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम में रिलेटिव स्पीड से हम गुना करेंगे। यानी टाइम क्या है 36 सेकेंड और रिलेटिव स्पीड क्या है, टाइम क्या है 36 सेकेंड और रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है 10 गुने 5/18। अब देखिए 18 से 36 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा 100 मीटर। यानी तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल के आ गई 100 मीटर, दूरी क्या निकल के आ गई, व्यक्ति को पार करने में दूरी क्या निकल के आ गई 100 मीटर। तो देखिए व्यक्ति को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल के आ गई 100 मीटर निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 45 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण दिया हुआ 45 लीटर, जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो क्या दिया हुआ 4:1 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि रेशियो 3:2 हो जाए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पहले मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया 4:1 और बाद में यह रेशियो, बाद में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, दूध और पानी का रेशियो हो जा रहा है 3:2 हो जा रहा है। 3:2 रेशियो कब हो रहा है, 3:2 रेशियो कब हो रहा है, जब हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं। हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा अब भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि मिश्रण में पहले अगर 4 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट क्या था, पानी था। और अब जो है मिश्रण में अगर 3 यूनिट दूध हो गया तो 2 यूनिट क्या है, पानी है। तो देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी दूध पहले जितना होगा अब भी उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे, यानी सबसे पहले इस 4 और 3 को हम बराबर करेंगे। तो देखिए 4 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 4 में अगर 3 से गुना कर ले और इस 3 में अगर हम 4 से गुना कर ले तो ये दोनों हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 12:3 हो जाएगा। और हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 12:8 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रण में पहले अगर दूध 12 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा, 3 यूनिट। और जब हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं तो मिश्रण में दूध अगर 12 यूनिट है तो पानी कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट हो जा रहा है। देखिए दूध यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही है, यानी दूध बराबर है। हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी का मात्रा हमारा बढ़ रहा है। यानी पहले पानी अगर 3 यूनिट होगा तो अब पानी कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, 5 यूनिट से बढ़ गया। तो हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू लीटर में निकालना है। तो देखिए हम इस 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना दिया, 45 लीटर। अब देखिए हमने यहाँ मान लिया कि शुरुआत में 12 यूनिट दूध है तो 3 यूनिट क्या है, पानी है। यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना हो गया, 15 यूनिट। यानी इस 15 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 15 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 लीटर। हमें क्या दिया, 45 लीटर दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया कितना जा रहा है, 5 यूनिट। यानी हमें जो है इस 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 लीटर। यानी हम उस मिश्रण में अगर 15 लीटर पानी मिला देंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है, हमें क्या निकालना है, पुरानी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। तो देखिए हमने मान लिया कि दहाई के स्थान पर 1 से, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यानी दहाई के स्थान पर अगर x होगा तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2x होगा। तो देखिए हमें जो है इकाई और दहाई का अंक पता चल गया, तो हम यहाँ से संख्या लिख सकते हैं। देखिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, दहाई के स्थान पे है और ये जो है हमारा इकाई के स्थान पे है। तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस 2x हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर अंकों को अदल बदल कर दिया जाए
तो देखिए अंकों को अगर अदल बदल कर देंगे, यानी ये दहाई के स्थान पे है तो हम इसे अगर इकाई के स्थान पे लिख देंगे और ये इकाई के स्थान पे है तो हम इसे दहाई के स्थान पे लिख देंगे, तो संख्या क्या बन जाएगा? देखिए हम इसे अगर दहाई के स्थान पे लिखेंगे तो संख्या हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और इसमें x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर अंकों को अदल बदल कर दिया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। देखिए पुरानी संख्या क्या है, 12x है, और नई संख्या क्या है, 21x है। तो देखिए 21x जो है 12x से 27 ज़्यादा है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 21x माइनस 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हम देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 3, तो हम यहाँ से 2x निकाल सकते हैं, 2x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 2x जो है इकाई के स्थान पे है और x जो है दहाई के स्थान पे है। पुरानी संख्या में x जो है दहाई के स्थान पे है और 2x जो है इकाई के स्थान पे है, यानी पुरानी संख्या क्या होगी, पुरानी संख्या होगी 36। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 को y प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए हमें भाग क्या चीज़ से देना है, हमें भाग देना है y प्लस 2 से हमें भाग देना है, और हमें भाग किस में देना है, हमें भाग देना है 4y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 में हमें भाग देना है। अब देखिए यहाँ क्या है, 4y³ है, तो देखिए हम इसमें क्या चीज़ से गुना करें ताकि हमारा 4y³ हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 4y² से गुना कर लेंगे, हम इसमें 4y² से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4y³ हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 4y² से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y³ प्लस 8y²। अब देखिए हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस 11y² प्लस 2y माइनस 1। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस 11y² है, तो देखिए हम यहाँ क्या चीज़ से गुना करें ताकि हमारा माइनस 11y² हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें माइनस 11y से गुना कर ले, हम इसमें माइनस 11y से गुना कर ले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 11y² माइनस 22y। अब देखिए हम यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24y माइनस 1, 24y माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ क्या चीज़ से गुना करें ताकि हमारा 24y हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 24 से गुना कर ले, हम इसमें अगर 24 से गुना कर ले तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24y प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 48, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 49। यानी यहाँ से हमारा शेषफल क्या निकल के आ गया, माइनस का 49 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा था शेषफल, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, माइनस 49 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3600 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3600 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 3600 का हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 3600 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 16। 16 में अगर हम 5 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 80। 80 में अगर हम 5 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 400। 400 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1200। 1200 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 3600। यानी 3600 का हमारा फैक्टर निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल हमारा पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए पूर्ण घन होने के लिए 3-3 का पेयर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है किसका 3 का पेयर है, यहाँ जो है 2 का 3 का पेयर है, इसके अलावा जो है किसी का 3 का पेयर नहीं है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2 गुने 5 गुने 5
गुने 3 से अगर भाग देंगे तो जो हमारा भागफल निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। हम देखिए यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 25, 25 में 2 से 50, 50 में अगर हम 9 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 450, यानी 3600 में अगर हम 450 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, भागफल 8 निकल के आएगा, जो हमारा क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या होगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 450। वह न्यूनतम संख्या क्या होगा, 450 होगा, जिसे अगर हम 3600 में भाग देंगे तो जो हमारा भागफल निकल के आएगा 8, वो हमारा क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 450 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है चित्र में एंगल CAB = 90 डिग्री तथा AD लंब BC यदि AC = 75 सेंटीमीटर, AB = 100 सेंटीमीटर तथा BC = 125 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, CD की लंबाई निकालना है। तो हम सबसे पहले AD की लंबाई निकाल लेते हैं। अब देखिए हम AD की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका हमें एक एंगल जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने, यहाँ आधार क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, तो आधार अगर हमारा AC होगा तो लंब क्या होगा, AB होगा। आधार हमारा अगर AC होगा तो लंब क्या होगा, AB होगा। लंब क्या होगा, AB होगा। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम और कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो देखिए अगर हम BC को जो है बेस मान लें, अगर हम BC को अगर हम बेस मान लें तो हाइट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, AD जो है लंब है, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा AD। अब देखिए हमें क्वेश्चन में AC की हमें लंबाई दिया हुआ है, हमें AC की लंबाई क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 75 सेंटीमीटर गुने AB की हमें लंबाई क्या दिया, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 गुने BC हमें क्या दिया हुआ है, हमें BC दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर गुने हमें AD निकालना है। हमें जो है सबसे पहले AD निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से 1/2 से 1/2 काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे 25 से काट ले तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से 3 बार में जाएगा, ये 25 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहाँ से AD क्या निकल के आ गया, AD क्या निकल के आ गया, AD निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर। AD क्या निकल के आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए AD की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और AB की लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, AB की लंबाई हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। AB की लंबाई क्या दिया, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से एक हमारा त्रिभुज बन रहा है ABD। इस त्रिभुज में एंगल BDA जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये त्रिभुज हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमें जो है लंब पता है, हमें लंब पता है और हमें कर्ण पता है, तो हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, 60 है और ये हमारा क्या है, 100 है। तो देखिए 60 है, 100 है, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, 80 हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि 60, 80 और 100 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी 80 हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा DB की लंबाई क्या निकल के आ गया, 80 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में BC की लंबाई क्या दिया, हमें BC की लंबाई दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर। तो देखिए 125 में से अगर हम 80 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा CD की लंबाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से CD की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। CD की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ के आ रहा है CD की लंबाई, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालना है। तो देखिए कुल परीक्षार्थियों की संख्या अपने आप में क्या होगी, 100%। और हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 65% परीक्षार्थी जो है वो पास हुए और कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी, 100%। यानी फेल जो है कितने प्रतिशत परीक्षार्थी हुए होंगे, फेल जो है 35% परीक्षार्थी हुए होंगे, फेल जो है 35% परीक्षार्थी हुए होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 420 परीक्षार्थी जो है वो फेल हो रहे हैं, यानी इस 35% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 420 दिया है।
और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कुल परीक्षार्थियों की संख्या अपने आप में क्या है 100%। अब देखिए हमें 35% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ से हम 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 35 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 7 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 7 से भाग देंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 60 बार में, यानी यहाँ से हमारा 5% क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 5 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 20 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 20 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 60 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1200, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या निकल के आ गई, 12 से निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 से निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक गोला जिसकी त्रिज्या r है और एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है, दोनों का आयतन बराबर है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या निकालना, शंकु की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का आयतन जो है बराबर है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² इंटू h, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का रेडियस जो है हमें r दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई, यानी हमसे जो है h का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए दोनों का आयतन बराबर है तो हम इस इक्वेशन से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से 3 से 3 काट सकते हैं, पाई से हम पाई काट सकते हैं, r² से हमारा r² कट जाएगा। देखिए हमारा क्या बच गया, इस साइड हमारा बच गया h और इस साइड हमारा क्या बच गया 4r बच गया, यानी यहाँ से हमारा h क्या निकल के आ गया, h निकल के आ गया 4r। और हमसे पूछ क्या रहा था शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 4r निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4r निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a की आय b से 20% अधिक है तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए हम यहाँ से a और b के आय का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि a की आय b की आय से जो है 20% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि b की आय अगर 5 यूनिट है तो a की आय 5 पे 1 ज़्यादा होगी, यानी a की आय कितना होगी 6 यूनिट होगी। अब देखिए यहाँ से a और b के आय का रेशियो हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि b की आय a से कितने प्रतिशत कम है। b की आय a से, b की आय किससे, a से। तो देखिए b की आय a से कितना कम है, 1 कम है, किससे, a से। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत कमी निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा 50 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 50/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 सही 2/3%, यानी b की आय a की आय से कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।